नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसे कवर करना है, तो आज हम लैंड रिफॉर्म्स देखने वाले हैं जो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, कैसे इनका ट्रांजिशन हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं बेसिकली। तो लैंड रिफॉर्म्स आपका एक रिलेशनशिप है जो गवर्नमेंट के बीच में है एंड द वन हु ओन्स द लैंड। तो उनके बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, तो उनके बीच में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन रही है लैंड की, उन्हें हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, वेरेज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, जैसे जो जिनका अभी मेंस एग्जाम है या फिर प्री की तैयारी जो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स रहे हैं स्टेट में बहुत सारे, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लैंड को, और जब आप आंसर लिखेंगे तो बेसिकली उसमें बात की जाएगी कि कैसे ट्रांजिशन रहा है, जो पहले क्या आपकी नीड्स थी उस वक्त पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसके बाद कैसे वो चेंज होती गई। तो 1968 का आपका नॉटर लैंड्स रूल आता है, फिर 71 में आपका हिमाचल प्रदेश होल्डिंग्स एक्ट आता है, देन 1972 में आता है द हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर करके रखी है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका आर्टिकल सेक्शन आता है 118, जिसमें कंडीशंस दी गई हैं कि कौन कैसे कब कहाँ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीद सकता है। तो ये आपका थोड़ा न्यूज़ में था, क्योंकि हिमाचल जो आपका JNK है वहाँ पर जब उनका एक्ट जो है रिपील किया गया वहाँ पर, तो ये बात है कि 118 जो है उससे भी स्पेशल पावर्स हिमाचल प्रदेश को मिल रही हैं, तो इसे भी यहाँ पर हटा दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वेरेस जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे फिर आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट आ जाता है, एंड लास्ट में आपका ये विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट आ जाता है, इसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि एम क्या था लैंड रिफॉर्म्स का, ये हमने देखा था। तो इसमें बेसिकली हुआ ये कि जब भी भारत जो है आज़ाद हुआ तो किसी के पास लैंड था नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था सभी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को फीड करने का, तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसकी वजह से सब लोगों को थोड़ी थोड़ी लैंड दी गई, जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते, आत्मनिर्भरता की बात की गई कि वो अपना सा गुजारा कर लें और गवर्नमेंट के ऊपर जो है इतना प्रेशर ना हो। तो इसमें जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, आपके छोटे फार्मर्स थे या फिर ST SC थे, उन लोगों को ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा उनके ऊपर फोकस रखा गया, ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सफ़र ना करें एंड वो यहाँ पर बेटर हो। तो ये थे आपके एम्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा द हिमाचल प्रदेश नॉटर लैंड रूल्स 1968। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो नॉटर लैंड का मतलब होता है द राइट टू यूटिलाइज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि जो उनके पास एक्स्ट्रा लैंड बची हुई है, जैसे वेस्ट लैंड जिसे कहेंगे, अनइशूड लैंड बेसिकली, वो उन्होंने जो नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें बांटना शुरू किया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने दे दिया, इसमें कुछ उन्होंने कंडीशंस रखी। एप्लीकेंट्स जो है वहाँ पर भरते थे कि ये कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो गवर्नमेंट उन्हें 20 बीघे ज़मीन जो है वहाँ पर देगी अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली प्रोजेक्ट तो उस वक्त हुआ नहीं करते थे, तो ये यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए ही दी गई थी। तो ये था आपका नॉटर लैंड। तो इसमें भी आपका फोकस यही था कि जो पुअर लोग हैं, जो आपके छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन हो ताकि वो अपना वहाँ पर गुजारा कर सकें। तो ये था आपका नॉटर लैंड। फिर आ जाता है आपका द हिमाचल प्रदेश होल्डिंग्स, याद आपको नाम से रह जाएगा, कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, 1971 है। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर फील हुआ कि छोटी छोटी लैंड बहुत ज़्यादा है। अभी छोटी छोटी लैंड जब है तो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है कंसोलिडेशन, यानी कि ज़मीन को इकट्ठा कर दिया जाए, तो वहाँ वहाँ उसे कर दिया जाएगा। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बंट जाना, उसे टुकड़ों में नहीं रखा जाएगा। तो इस एक्ट ने एक एक्ट को रिपील किया था, उस एक्ट का नाम था द हिमाचल प्रदेश अबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1953। इसका मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स देती हूँ। इसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ राइट्स दिए गए थे, जो टेनेंट्स थे जो काम करते थे ज़मीन पर, उन्हें कुछ सिक्योरिटीज़ उनकी अश्योर कर दी गई थी, उन्हें कुछ पर्सनल कल्टीवेशन के लिए जगह दे दी गई थी। तो
जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके राइट्स कम हो गए थे बेसिकली इसमें। तो जैसे आपके टेनेंट्स, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स भी थे, तो उन्हें जैसे उसका कुछ खर्चा देना है, जैसे लैंड है, अगर उसका वो कुछ कॉम्पनसेशन देंगे तो उनके पास लैंड के राइट्स आ जाते थे। उसमें भी एक सेक्शन 11 था जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, जिसमें लिखा गया था कि जैसे क्रॉप जो हुई है उसका 1/4 जितना क्रॉप हुई है उतना ही मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जो है वहाँ पर टेनेंट देगा। तो यहाँ पर सारे के सारे लैंडलॉर्ड जो थे वो कोर्ट तक गए थे कि ये जो है गलत है। तो जब आपका कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन वाला ये एक्ट आता है तो इसने वापस से एग्जामिन किया रिलेशनशिप को लैंडलॉर्ड्स के बीच में और टेनेंट्स के बीच में। तो जैसे उस वक्त पहले वाला आपका एक्ट था 1968 का नॉटर लैंड वाला एक्ट, तो उसमें जब लैंड दी जाती थी तो उसमें इंटरमीडिएटरीज जो थे वो कोई और हुआ करते थे। तो 1971 वाले इस एक्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो तहसीलदार है वही सैंक्शन करेगा आपके नॉटर लैंड्स को, जिससे कि पावर जो है यहाँ पर बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी ला दिया गया गवर्नमेंट के बीच में और आपको जिनको लैंड देनी है उनके बीच में। तो ये था आपका कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट। आपको इसे नाम से याद रह जाएगा कि कंसोलिडेट किया जाएगा लैंड को, और फ्रेगमेंटेड जो होल्डिंग्स हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड जो है थोड़ी थोड़ी उसे इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी वजह से जो पुअर हैं, आपके एग्रीकल्चरल लेबर हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आया आपका 1972 का हिमाचल प्रदेश टेनेसियन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो इसमें हमने सेक्शन 118 देखा है, कैसे नॉन हिमाचलीज खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। ये आपको ऊपर आई बटन में अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग से हमने इसे कवर किया है, इट वॉज अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट, सो इसे आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972। तो सीलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर एक कैप लगा दी गई बेसिकली कि कितनी लैंड एक फैमिली होल्ड कर सकती है, फैमिली नहीं तो एक इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है, और कितने उसके हाथ में रहेगी बेसिकली। तो ये 1972 का एक्ट है जिसमें बात की गई है कि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के पास जो है वहाँ पर बहुत सारी लैंड चली जाए, जो एक्स्ट्रा लैंड होगी, जैसे कि कैपिंग लगाई गई। ये बहुत बड़ा सा आपका एक्ट है, इसमें बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके 3 माइनर चाइल्ड है, तो वो एक 10 एकड़ ज़मीन रख सकते हैं जिसमें 2 क्रॉप लगते हैं साल में। वो 15 एकड़ ज़मीन रख सकते हैं अगर उसमें 1 क्रॉप लगता है साल में। तो इस तरीके की कंडीशंस वहाँ पर बहुत सारी स्पेसिफाई की गई। तो अगर जैसे एक्स्ट्रा लैंड उनके पास बचता है, उस एक्स्ट्रा लैंड को गवर्नमेंट जो है लैंडलेस लोगों के बीच में वहाँ पर बांट सकती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर कैपिंग कर दी गई। तो इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति ये वाला एरिया है, यहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा रखा गया, जैसे कि 70 एकर्स लैंड यहाँ पर जो है एक पर्सन, एक फैमिली अपने पास रख सकती है। तो इस तरीके की सीलिंग इसमें लगा दी गई। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट एक और एक्ट आता है, दैट इज हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन्स लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। तो आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है, शामलत। तो अगर आप इसका नाम भी देखेंगे, विलेज कॉमन्स लैंड, तो विलेज के पास जो एक्स्ट्रा लैंड है, कॉमन लैंड है, जिसे वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो अगर वो गवर्नमेंट को देना चाहता है तो गवर्नमेंट उसे यूज़ कर सकती है, किसी लैंडलेस लेबर को दे सकती है, बेसिकली जो पुअर लोग हैं उन्हें दे सकती है, या फिर किसी ऐसे इंसान को दे सकती है जो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट पर्पस जो है शुरू करना चाहता है। तो इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस रखी गई हैं, जैसे कि ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर कोई लैंड नहीं ले सकता, इस तरीके की बहुत सारी इसमें कंडीशंस भी रखी गई। सो ये था आपका 74 का एक्ट। सो अगर देखिए अब आते हैं आंसर राइटिंग पे, इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर, तो वहाँ पर आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो आपने इसमें लिखना है कि जो नीड्स थी वो चेंज हो रही थी। स्टार्टिंग में किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो नॉटर लैंड आया, गवर्नमेंट ने ज़मीन बांटी थोड़ी थोड़ी सबको ताकि वो अपना सा गुजारा कर सकें। फिर 1971 में उन्हें फील हुआ कि जो छोटी छोटी लैंड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उसे कंसोलिडेट करने की बात की, राइट। फिर आता है आपका 1972 का एक्ट, जो टेनेंसी एक्ट था आपका। उसमें उन्हें फील हुआ कि कोई भी हिमाचल से बाहर आके यहाँ पर लैंड ले सकता है। आपके जो डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, उन्हें फील हुआ कि आज तो ये अपने पैसे के मोह में बेच देंगे ज़मीन को, लेकिन कल को इनके पास कुछ रहेगा नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने आपका टेनेंसी एक्ट डाल दिया कि ये आपकी कंडीशन हैं, यहाँ पर आप जो है ज़मीन नहीं ले सकते। फिर सीलिंग एक्ट आ गया कि बहुत सारी लैंड किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना जाए,
और जो और लोग हैं उनके पास भी थोड़ी थोड़ी रहे, इसलिए वहाँ पर 72 का सीलिंग एक्ट आ गया। फिर आगे फील हुआ कि जो विलेज है उनके पास कॉमन लैंड जो पड़ी है वो ऐसे ही यूज़ में नहीं है, तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नीड्स के साथ और वक्त के साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स को आगे ऐसे बढ़ाया गया, तो इन्हें आपको याद रखना है। उसके अलावा जो मोटिव था इसका एक ही था, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो रूरल इंडिया है, रूरल हिमाचल है आपका, उनकी इनकम बढ़ जाए और वो उन्हें बुरी कंडीशन, एडवर्स कंडीशंस में रहने की ज़रूरत ना पड़े, तो उन्हें जो सपोर्ट करने के लिए आगे आई वो थी आपकी गवर्नमेंट। सो यही आपका है। उसके अलावा आपका SC/ST हैं, उन लोगों के जो राइट्स थे वो भी वहाँ पर बचे रहें, उनकी भी सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होती रहे, उनकी भी वहाँ पर ग्रोथ होती रहे। इसी के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को लाया जाता है, उन्हें लैंड दी जाती है और उनके जो राइट्स हैं उन्हें वहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। हर एक छोटी छोटी टर्म को लैंडलॉर्ड से लेके फार्मर से लेके टेनेंट तक अच्छे से डिफाइन किया जाता है हर एक्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुली, जिससे कि यहाँ पर इनकी कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और ये आपके काम आएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको कोई और वीडियो के ऊपर लेक्चर लेना है। सो कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।